बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जो चेंजेस फाइनेंस एक्ट 2020 में सेल्स टैक्स में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशंस में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की डेफिनेशन में से इस ब्लॉक का वर्ड जो है वो रिमूव किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन फॉर सम रीजन मे बी ऑन अकाउंट ऑफ लाइंग इनवॉइसेस और डिसअलाउड इनपुट, अगर किसी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है तो ही शैल स्टिल नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ एक्टिव टैक्स पेयर। मोर ओवर कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एडजस्टमेंट की गई हैं पर इन परव्यू ऑफ चेंजेस इन सेक्शन 165 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जहां पे ये कहा गया था कि 6 मंथली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स हमने फाइल करवानी है, जिनको इस बजट में क्वार्टरली स्टेटमेंट्स के ऊपर कन्वर्ट कर दिया गया है। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फाइल दोज withholding tax statements on quarterly basis, he may lead to be a non-active person. आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन में कुछ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। वी ऑल नो दैट आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंसेस का डोमेन है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। विद दैट रेस्पेक्ट जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की पार्ट आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन में शामिल था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। हाउएवर sales tax on services in Islamabad Capital Territory shall be regulated by Federal Board of Revenue and be continue to be part of output sales tax. Value of supply की definition में वापडा जो है उसको एट पार लाया गया है विद अदर आईपीपीज। वी ऑल नो दैट अदर आईपीपीज जो है वो अपना सेल्स टैक्स जो है वो एनर्जी प्राइस के ऊपर पे करती हैं एंड फ्यू अदर रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपेसिटी परचेज पेमेंट्स और अदर सप्लीमेंट्री चार्जेस जो हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। नाउ वापडा हैज बीन मेड एट पार विद द आईपीपीज। मोरओवर एक और चेंज किया गया है वैल्यू ऑफ सप्लाई में फॉर द पर्सन हु इज डीलिंग into sale and purchase of used vehicles, where sales tax has been paid at the import stage or by the manufacturer. In this case, the person dealing in sale and purchase of used vehicle will be paying sales tax on the difference between sale and purchase price of said vehicle. And these valuation methods will be prescribed by the board. कुछ बहुत अहम चेंजेस की गई हैं विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स और 11th शेड्यूल की लेजिस्लेशन में। यहाँ पे 11th शेड्यूल में तो उन्होंने स्ट्रेट अवे रजिस्टर्ड पर्सन को रिप्लेस कर दिया है विद एक्टिव टैक्स पेयर। ये एक ड्रास्टिक चेंज है जो कि वो लोग जो कि एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन से किसी भी वजह से एक्सक्लूड होंगे उनके ऊपर इम्प्लीकेशन ज्यादा आएगी विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स की एज कंपेयर्ड विद द पर्सन जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर मेंटेन होंगे। मोर ओवर प्रीवियसली जो विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स है वो डिडक्ट होता था on purchase of services, on purchase of goods, wherever this law has included services besides goods for deduction of withholding sales tax. Everybody knows that every manufacturing process yields some raw material as wastage. FBR really acknowledges that fact through their Circular 1 of 1989. Now FBR plans to restrict that wastage for the purpose of input allowance under Section 7 of Sales Tax Act 1990, which means कि सेल FBR किसी भी तरह से किसी नोटिफिकेशन के थ्रू या इनकमिंग बजट्स में इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। It seems detrimental to the right of the registered person and may lead to litigation. Tax credit not allowed. Finance Act 2019 introduced a provision whereby input tax cannot be claimed for the sales to those unregistered persons where NT and CNIC has not been provided. Finance Act 2020 included services besides goods in the said provision, consequently extending the scope thereby. Restricting input tax for e-vehicles. Electronic vehicle के जो manufacturers हैं उनको special reduced rates allowed है under 8th schedule. इस बजट में उनको ये कहा गया है कि उनका जो इनपुट अलाउ होगा वो एग्जैक्टली इक्वल टू देयर आउटपुट टैक्स होगा, कोई एक्सेस या कैरी फॉरवर्ड उनको अलाउ नहीं होगा। पावर ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर्स, सेक्शन 11B एडेड।
where a question of law has been decided by High Court or tribunal in the case of a registered person. The Commissioner in Inland Revenue or Officer in Inland Revenue, notwithstanding that the appeal has been preferred to the next forums, may follow that decision in the case of the registered person जो कि उस वक्त की assessment pending है उसके पास, उनमें वो decision जो है वो apply कर सकता है. लेटर ऑन अगर किसी भी नेक्स्ट एपलेट फॉरम्स के ऊपर ये डिसीजन रिवर्स हो जाए या मॉडिफाई हो जाए, तो वो टाइम लिमिटेशन को एक्सक्लूड करते हुए कमिश्नर या जो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू है वो उस असेसमेंट को अकॉर्डिंगली अमेंड कर सकता है. ये सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं सेक्शन 11B में. इन केस ऑफ सेल्स amount for retailers without NTN और CNIC, जो 50,000 की exemption थी कि उनका इनपुट डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा इन द केस ऑफ नॉट मेंशनिंग CNIC और NTN, उस 50,000 के थ्रेश होल्ड को अब जो है वो 1 लाख तक बढ़ा दिया गया है. इट्स अ बिग रिलीफ इन दिस इरा ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन. इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टैक्स ऑडिट की परमिशन दी गई है सेल्स टैक्स अथॉरिटीज को कि वो वीडियो लिंक के ऊपर या किसी और मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट कर सकते हैं अपने जो टैक्स पेयर हैं उनका. एक सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई है सेक्शन 26 में. प्रीवियसली जब हम रिटर्न फाइल करते थे तो वी अंडरटेक दैट द रिटर्न इज ट्रू एंड करेक्ट. Now department FBR has included the word complete besides true and correct. It means that if there is any information or detail missing like an edger or other details, the return shall not be considered complete. It's pertinent to mention here that no definition to the complete has been introduced in the law. Penalties की जो provisions हैं उनमें कुछ significant चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, पर्टिकुलरली फॉर द बिजनेसेस जहां पे इंटीग्रेशन उनको रिक्वायर्ड है एफबीआर के साथ रियल टाइम के ऊपर फॉर मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ देयर सेल्स, प्रोडक्शन एंड सिमिलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद द बोर्ड. अगर वो नहीं करते हैं तो उनको अप टू 1 मिलियन की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, और अगर ये डिफॉल्ट 2 महीनों के लिए कंटिन्यूड रहता है तो it could lead to the sealing of their business premises. Section 56A(b) में उन्होंने इस दफा कुछ इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट की है नादरा, इमिग्रेशन एंड फ्यू मोर एजेंसीज से. अगर कोई शख्स ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता तो फॉर द फर्स्ट डिफॉल्ट पेनल्टी ऑफ ₹25,000 and for the subsequent each default penalty of 50,000 has been enacted by Finance Act 2020. Real-time electronic access to the officers. Previously, FBR officers were authorized access to the premises, stocks, accounts, and records. Now, Finance Act has granted a real-time access to the FBR officers to the registered person electronic systems. FBR can make various rules to further streamline this process. CIR appeals के पास अपील फाइल करने के मैकेनिज्म को रीअलाइन किया गया है. सबसे पहले तो रूल्स से इनको शिफ्ट किया गया है मेन एक्ट के अंदर. मोर ओवर अपील फीस जो हैं उनको रिवाइज किया गया है. If this is an appeal against an assessment and appellant is a company, fee is ₹5,000. In other than a company, fee is ₹2,500. In the cases of appeals other than assessment, appellant is a company, fee is ₹5,000. In other cases, it's 2,500. Moreover, Finance Act has stipulated कि अगर CIR appeals किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या मटेरियल को एंटरटेन नहीं करेगा जो ऑफिसर के पास असेसमेंट के दौरान प्रोवाइड नहीं किया गया था, अनलेस ही वाज प्रिवेंटेड बाय अ सफिशिएंट कॉज. ये एक सेटबैक है टू द अपीलेंट्स कि समटाइम्स ये होता था कि कोई एविडेंस या मटेरियल हम अगर असेसमेंट के टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर सकते थे तो वो अपीलेट स्टेज के ऊपर प्रोवाइड किया जाता था और रिलीफ मिल जाता था.
revamping alternate dispute resolution committee mechanism under section 47A. Committee, as per existing law, may comprise an officer of inland revenue not below the rank of a commissioner. Now, this could not be below the rank of a chief commissioner. Currently, taxpayer भी सिलेक्ट कर सकता था, नॉमिनेट कर सकता था, पैनल जो एफबीआर नोटिफाई करता था, अब कमेटी के मेंबर्स एफबीआर नॉमिनेट करेगा। रिटायर्ड जजेस अब कमेटी का पार्ट नहीं हो सकते। एफबीआर अब कम्युनिकेट करेगा जिस फॉर्म के ऊपर डिस्प्यूट पेंडिंग है रिगार्डिंग फॉर्मेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ दिस कमेटी। करंटली ये होता था कि ऑटोमेटिक स्टे मिल जाता था जब हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के लिए जाते थे। अब कमेटी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फॉर द स्टे और कमेटी भी मैक्सिमम 120 डे का स्टे आपको अलाउ कर सकती है। If an aggrieved person has not communicated the order of withdrawal to the commissioner within 60 days of service of decision of the committee, then decision shall not be binding on the commissioner. This is another new stipulation to the mechanism of alternate dispute resolution committee. Electronic serving of notice to all the registered persons. Electronic serving of notice was allowed only to in the case of limited companies. Now the scope has been extended and taxpayers, including individuals and EOPs, may be served electronic notices. एक और चीज जो इस बजट में की गई है, that's rather much awaited initiative adopted by the FBR. On one side, this will help the tax net to be increased, and on the other hand, it shall be a tool to deal with the culprits and squeeze them through. Real-time access has been expected from the below agencies: National Data Regulatory Authority, FIA, and Immigration Authorities, Overseas Employment, Islamabad Capital Territory, Provincial and Local Development Authorities, DISCOs, gas distribution companies, any other agency, authority, institution, or organization notified by the board. The board shall make arrangements for laying the infrastructure. Obviously, board ही ने infrastructure lay down करना है। सिर्फ ये भी कहा गया है कि जब तक board real time access का infrastructure lay down नहीं करता, इनसे जो information मांगी जाएगी, वो ये लोग provide करेंगे। Information, however, shall be kept confidential for all purposes. अदर प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स, एक नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन में से एक अनोमली रिमूव की गई है। यहाँ पे एक वर्ड फाइनेंशियल ईयर आता था जो कि एक अनोमली क्रिएट करता था, उसको टैक्स ईयर के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। नॉन रेजिडेंट शैल हैव द सेम मीनिंग एज अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. FBR कैन नाउ नोटिफाई पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस टू बी representatives of नॉन रेजिडेंट। एक फाइनेंस बिल में इन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज की थी कि हम सेक्शन 73 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर के अलावा सारे रजिस्टर्ड पर्संस के ऊपर इंप्लीमेंट कर दें, लेकिन वो असेंबली में अप्रूव नहीं हुई और रिजेक्ट कर दी गई। Moreover, we have seen through this pandemic situation some special incentives for medical items. SRO 237 was introduced in March 2020, granting exemption to health-related items and equivalents in the purview of COVID-19. This has been being extended for next 3 years. फिफ्थ शेड्यूल में और जीरो डेटिंग में कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले एक नोटिफिकेशन की वजह से रिमूव कर दी गई थी, उनको रीस्टोर किया गया है। इसके अंदर कुछ एग्जेम्प्ट आइटम्स में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये शेड्यूल दिया गया है। फिर मोर कुछ आइटम्स हैं कि नेक्स्ट टेबल में, वो भी हमने शेड्यूल में डाल दी हुई हैं। एक चेंजेस जो हैं वो 8th शेड्यूल जो कि रिड्यूस्ड रेट्स ऑफ सेल्स टैक्सेस को डील करता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। Supplies as made from retail outlets as are integrated with board's computerized system for real-time reporting of sales. Rate of sales tax has been reduced from 14% to 12%. This is a big relief to the people who are integrated with FBR's computerized system. Condition क्या है उसके लिए कि अगर गुड्स जो सप्लाई की जा रही हैं वो फिनिश्ड फैब्रिक है एंड ओनली लोकली मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड आर्टिकल्स हैं टेक्सटाइल या मेडअप्स के, तो वो
पिछले 6 महीनों के लिए 4% की कम से कम वैल्यू एडिशन मेंटेन रखेंगे। कुछ 9th शेड्यूल में जो मोबाइल फोन्स के इंपोर्ट और सप्लाईज को डील करता है, स्लाइड सी चेंजेस है। एक मेजर चेंज जो 12th शेड्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो ये है कि मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स एट द रेट ऑफ 3% इन एडिशन टू स्टैंडर्ड रेट ऑफ 17% चार्ज किया जाता था, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर्स। वो जो bill has removed the condition of less than 16% ad valorem custom duty and extended the scope of this exclusion from 3% minimum value addition to all imports of raw material and intermediate goods for home consumption. थैंक यू वेरी मच। हमारे फेसबुक के पेज को, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोस्ट एक्साइटिंग कमिंग टैक्स अपडेट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।